जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। बेसिकली गाइस आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। वो खुशखबरी है कि आपकी लास्ट डेट अगेन आगे बढ़ा दी गई है। और एक और इसमें लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि आप अपनी जो फॉर्म के अंदर आपने जानकारी भरी थी वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं बिना कोई एप्लीकेशन चार्ज दिए। तो इसका पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को शुरू से लेकर आखिर तक भरना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक बेसिकली आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और पहले आपको समझ लेना है कि लास्ट डेट कितनी बड़ी है और करेक्शन के लिए आपको क्यों फीस पे नहीं करनी पड़ेगी और कब आपको फीस पे करनी पड़ेगी करेक्शन की, वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट से अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 1036 वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग अब जो इसमें भर पाएंगे वो आप 21 फरवरी 2025 तक भर पाएंगे। एंड गाइज आप अपनी एप्लीकेशन फीस अगर आप नहीं पे कर पाते हैं 21 फरवरी तक तो आप 22 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। 22 नहीं बल्कि 23 फरवरी 2025 तक आप आपकी एप्लीकेशन फीस अभी पे कर सकते हैं। और इसमें एक लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि अब आप यहाँ पर इसमें डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर मॉडिफिकेशन इन दी एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग अप्लाइड RRB विदाउट पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, यानी कि आप लोग 21 फरवरी 2025 के बाद में अपने फॉर्म के अंदर जानकारी मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये जो आप मॉडिफाई कर पाएंगे वो आप लोग बिना किसी एप्लीकेशन फीस के कर पाएंगे। और इसके लिए आपको 24 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 2025 तक का समय दिया है। अगर आप 24 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 2025 के बीच में अपने फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं जिसमें कि आपने जो RRB सेलेक्ट किया है वो भी आप मॉडिफाई कर पाएंगे, वो भी आप चेंज कर पाएंगे। अगर आप कोई चेंज जानकारी नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे जो कि आपने क्रिएट एन अकाउंट सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में भरी थी, चाहे वो आपने इस वाले सेक्शन में जो भी जानकारी भरी थी वो एडिट नहीं होगी। इसके अलावा सभी जानकारी आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर इसमें कोई चार्ज भी नहीं देना है। और जो आपको चार्ज देना है मॉडिफिकेशन करने के लिए वो आप 6 मार्च 2025 से लेकर के 15 मार्च 2025 के बीच में जो मॉडिफिकेशन करेंगे उस टाइम देना होगा। यानी कि आपको 24 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 2025 के बीच में मॉडिफिकेशन करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना। 6 मार्च से के बाद में और 15 मार्च तक अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तब आपको 250 रुपये फीस पे करनी होगी मॉडिफिकेशन करने के लिए। उसके पहले वाले विंडो में आप फ्री में कर पाएंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट और बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा और अब आप अपना फॉर्म 21 फरवरी 2025 तक भर पाएंगे। तो गाइज चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करने के बाद सभी जानकारी चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के अंदर अकाउंट है, आपने 2024 के अंदर कोई फॉर्म भरा था या फिर इसी साल के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहां पर इसमें ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। पर गाइस अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा तो फिर आप इसमें अपना अकाउंट बनाएंगे। तो आप यहां पर होम के सेक्शन से क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहां पर भी आपको नोट करके यही बोला है कि अगर आपने CN का कोई भी फॉर्म भरा था जो कि RRB के द्वारा 2024 में आया था तो आपको इसमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। पर अगर आप इस पेज के ऊपर आए हो तो इसका मतलब है कि आप फ्रेशर है। इसके लिए गाइज आप यहाँ पर अब ओके करेंगे और अपना जो नया रजिस्ट्रेशन है वो कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर डालना है, उसको दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अगर आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो और उसके बाद में डे, एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम डालना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है आपका आधार कार्ड का नंबर, तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर
पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर इनमें से कोई भी एक आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इसी का अथॉरिटी बतानी है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका ये आईडी जारी हुआ है और कहां से जारी हुआ है, उस स्थान का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर नंबर डालेंगे सेम वे में और मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो जनरेट करेंगे और उसको यहाँ पर डाल देंगे एंड देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और फिर इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन एक कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी रजिस्ट्रेशन के समय वो आएगी और आप जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर होम के ऊपर आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको भी ऐसा ही करना है। अब लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरह से जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे और अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पर जो आपका आधार वेरिफिकेशन है वो करेंगे और वो करने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर किस जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपने अपना फॉर्म इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी 2024 के अंदर भरा था तो आपकी इन्फॉर्मेशन फैच कर ली जाएगी और अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आप यहाँ पर आपकी जानकारी भरेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे मैरिटल स्टेटस की, तो आप मैरिड है या अनमैरिड वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्या आपको जो छूट मिलती है फीस की क्या वो आप लेना चाहते हैं। अगर आप SC ST है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर आप SC ST है तभी आपके सामने ऑप्शन एक्टिव होगा। फिर आती है मदर टंग, आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर किस लैंग्वेज के अंदर आप अपना एग्जाम देना चाहते हो वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे इसी लैंग्वेज में फिर आपको एग्जाम देना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। और फिर है मार्क 2, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा परमानेंट मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिख दीजिए, नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। अब आती है कम्युनिटी, तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल, SC ST OBC EWS जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं इसलिए मैंने ऐसे सिलेक्ट किया है। आप आपकी रियल कैटेगरी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपकी जो कास्ट है उसका नाम आपको यहाँ पर खुद से एंटर करना होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, ये जो आप कास्ट सर्टिफिकेट देंगे ये आपका सेंट्रल का होना चाहिए और जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका सर्टिफिकेट चेक करने के बाद में। अब ये सर्टिफिकेट इनमें से कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जहां पर आपके सर्टिफिकेट पर नीचे की तरफ मोहर लगी हुई होगी वहीं पर आपको सक्षम अधिकारी के बाद में पोस्ट के अधिकारी का नाम लिखा होगा। CO, मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट या फिर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तालुका मजिस्ट्रेट को तहसीलदार बोलते हैं। तो आपने आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जिस भी पोस्ट का अधिकारी का नाम है यानी कि पोस्ट है वो पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। कि एक है फिर डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, यानी कि जो फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है एग्जाम के लिए क्या आप वो लेना चाहेंगे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। फिर आपको आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम बताना है यानी कि लिखना है और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करेंगे जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए और साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। इसके बाद में आप यहाँ पर पोस्टल एड्रेस भरेंगे यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको भरना है। पहले आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इस कॉलम के अंदर। नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन आपका कौन सा है प्रेजेंट वो आप यहाँ पर लिखिएगा इस वाले सेक्शन में और फिर पिन कोड आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस और नीचे टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है अलग अलग नहीं है तो आप इसको बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक कर रहने दे और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दे। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल का सेक्शन आएगा जहां पर आपसे पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो
यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप रेलवे के सर्विंग एप्लीकेंट है? अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में करंट डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में बताना है कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका काम कर रहे हैं करंटली, स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। अगर आप नहीं कर रहे अभी कहीं पर काम, अनएम्प्लॉयड है, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप बैंक डिटेल भरेंगे जो कि आपको फीस रिफंड होती है उसके लिए। तो यहाँ पर है रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर, यानी कि आप किस नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको लिखना है। फिर आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपका एफएससी कोड है वो भरिएगा, आपको अब आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप गूगल के अंदर आपके बैंक का नाम लिख करके ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद में लिखिएगा एफएससी कोड। तो ऑनलाइन वे में भी आप अपना एफएससी कोड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप एफएससी कोड डाल करके कंफर्म करेंगे तो आपकी जो बैंक का एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फैच कर ले जाएगा। अब इस जानकारी को आप सेव एंड देन फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म भरा है, इसलिए यहाँ पर मेरी जानकारी 10वीं की पहले से ऐड है। पर अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं या इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी जानकारी शुरू से भरनी होगी। तो 10वीं से आपको जानकारी भरना स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पर अपनी 10वीं की जानकारी आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा क्वालिफिकेशन टाइप में। उसके बाद में बताना कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है, किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा की है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपके बोर्ड का क्या नाम था, जिस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको खुद से यहाँ पर लिखना है। कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर डेट मंथ ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका 10वीं का रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद में आता है एसएसएलसी मैट्रिकुलेशन, एसएससी 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो जो भी आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए, आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ये नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, आपकी जानकारी इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन। तो अब इसमें यहाँ पर गाइज आपको काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है। अगर आपने 10वीं के बाद में डायरेक्टली 12वीं की है और आप यहाँ पर उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 12th स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने अभी तक वो नहीं जानी तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आइए और आपको सभी पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर टीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी अन्य टीचर रिलेटेड वैकेंसी पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या विकल्प आपके पास है। मान लीजिए मैं टीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें यहाँ पर ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है एंड 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा है। अगर ये नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% के साथ में, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड आपके पास बीएड होनी चाहिए। फिर इसी प्रकार से ग्रेजुएशन आपसे मांगी है और आपके ग्रेजुएशन के अंदर 45% कम से कम होने चाहिए एंड आपके पास 1 ईयर का बीएड सर्टिफिकेट या फिर कोर्स होना चाहिए, यानी कि जो 2 ईयर का है या फिर 1 ईयर का है उसमें से अगर आपने एक ईयर कर लिया है तो तब भी आप इस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको लास्ट में बोला कि पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी, और अगर आपने सीटेट पास किया तो वो भी इसमें एप्लीकेबल रहेगा। सीटेट की इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आइए। अगर आपने 10वीं के बाद में 12वीं की है तो आप 12वीं इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एनी डिसिप्लिन साइंस, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपकी जो 12वीं है वो की है तो आप यहाँ पर ये साइंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपने आपकी जो 12वीं है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से की है तब भी आप इस ऑप्शन को साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको दोनों में कोई इशू नहीं होगा। अगर आपके पास 12वीं के अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स था तो आप यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा जो कि तीसरे नंबर पर है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना कि कौन से स्टेट से आपने आपके ये जो 12वीं वो पास की है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका बोर्ड कौन सा था उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है एंड इसके बाद में कब आपने पास कर ली थी वो डेट मंथ ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से कैलेंडर के ऊपर आइए और यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी ये डिटेल आ जाएगी। परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिए एंड फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर भरेंगे, क्योंकि CGPA के लिए कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है। एक सवाल आता है कि प्लीज चूज 1 या फिर मैनी योर मीडियम ऑफ प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग, तो
किसके अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी है टीचिंग में, वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर हिंदी के अंदर है तो हिंदी, इंग्लिश के अंदर है तो दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर किसी और लैंग्वेज में भी है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पूछे कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अब आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद फिर से क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक कीजिए, और जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री है तो आप बैचलर डिग्री सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिसिप्लिन में आइएगा, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन नहीं है जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए क्वालिफिकेशन या फिर आपकी जो सब्जेक्ट है वो, तो अगर आप यहाँ पर एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर अगर आपका डिसिप्लिन या सब्जेक्ट इनमें से किसी भी लिस्ट में आ रहा है, किसी भी सेक्शन में आ रहा है जिसमें कि आपने आपकी ग्रेजुएशन की है, तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। इनमें नहीं है तो आप सिंपली एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी आपके पास है बेसिकली वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे स्टेट, तो जिस स्टेट से पास किया वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम डालेंगे, डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज। तो इस तरह से आप भर लीजिएगा। फिर इसी प्रकार से मान लीजिए मैं ये जानकारी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, या फिर मैं क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री सेलेक्ट ना करके जो मेरी मेन क्वालिफिकेशन जो कि मुझे पता है कि मेरे पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर आप यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बैचलर डिग्री अभी सेलेक्ट करके दिखाया है, और उसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड आपका डिसिप्लिन या सब्जेक्ट आ रहा है इसमें आपको आपकी मेन क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसी प्रकार से। और उसके बाद में आपकी स्टेट जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया, और फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो, एंड देन आपको आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपके कॉलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद में आपने कब ये क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट इस तरह से कर लेता हूँ। अब आप आपकी जो परसेंटेज है वो डालेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। ये आपने इस तरह से जानकारी ऐड कर ली है। अब आप फिर से क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक कीजिए, और आपके पास जो अन्य क्वालिफिकेशन है वो जो कि आप देना चाहते हैं या फिर जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए वो क्वालिफिकेशन अगर चाहिए तो वो आपको यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर लेनी है। अगर मान लीजिए आप बीएड की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसमें, तो आपको बताना है यहाँ पर डिसिप्लिन सब्जेक्ट में एजुकेशन, फिर जो आपकी स्टेट जहाँ से आपने किया है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है जहाँ से आपने किया है, फिर आपको आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है, और फिर आप यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ पासिंग है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा इसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये करने के बाद में आप परसेंटेज डाल दीजिएगा, और फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। मैं सभी की सभी जानकारी डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप मेरी जानकारी के ऊपर न जा करके समझिएगा कि आपको कैसे कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। अब आप फिर से क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर आएंगे और यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डिसिप्लिन सब्जेक्ट में टीईटी सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश, अगर आप मान लीजिए आपने किसी स्टेट का स्पेसिफिक टीईटी किया है तो आप वो सिलेक्ट कर ले, अगर इनमें नहीं तो आप अदर के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सीटेट है वो अदर की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर जो आपको ये स्टेट दी गई है इसका मतलब है कि आपने उस स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है, पर जो सीटेट है वो सेंट्रल का होता है, और यहाँ पर इसमें कोई सीटेट का स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं दिया। दिल्ली तो दिया है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड दिल्ली में है, पर वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर अदर का ऑप्शन भी दिया है, तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये नेशनल लेवल का रहता है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में भी आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो ये सीबीएसई है तो आपको यहाँ पर जो सीबीएसई की फुल फॉर्म है वो पूरी डाल देनी है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, पर आपको सीबीएसई की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखनी होगी, और कब आपने जो है वो पास किया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर गाइज यहाँ पर आपको परसेंटेज डाल देनी है जो भी आपकी परसेंटेज आई थी, और इसके बाद में आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्वालिफिकेशंस की जानकारी भर लेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद नीचे आता है वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हैं तो आप नेचर ऑफ एक्सपीरियंस में बताएंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस है, फिर आपको एम्प्लॉयमेंट बताना कि पास्ट में था या फिर करंट में है अभी, फिर डेट, और उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जरूरी मांगा भी नहीं है एक्सपीरियंस, तो आप सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो साइन अपलोड करना है। मेरा पहले से अपलोड है, आपको जान लेना है कि किस तरह का फोटो रिजेक्ट किए जाएंगे। इस तरह के रिजेक्ट होंगे और इस तरह का एक्सेप्ट होगा जो कि यहाँ पर आपको बताया है।
और फिर आप यहाँ पर जानेंगे कि फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, फोटो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का, साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है। एंड बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप देख लीजिएगा। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फाइल सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज आपका 30 से 50 KB और ये आपका ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा व्हाइट पेपर पर होना चाहिए। तो ये भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द पोस्ट अंडर सिलेक्टेड आरआरबी। अगर आपके सामने ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप जिस आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस आरआरबी में आप अप्लाई करने के लिए किसी भी पोस्ट पर एलिजिबल नहीं है, इसलिए आपके सामने ये चीज़ आई है। तो आपको यहाँ पर आपका आरआरबी जोन सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि चेंज कर लेना है और फिर आपने जानकारी तो भर दी है और इस इंटरफेस पर आ जाना है, जो कि मैं आपको दोबारा जा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैंने अभी कई सारे जो आरआरबी जोन है वो चेंज करके देखे, बहुत सारों में अनएलिजिबल था मैं, तो मैंने यहाँ पर प्रयागराज सेलेक्ट किया। तो इसमें मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ और वो भी इस वाली पोस्ट पर जो कि मेरे सामने है। तो जो आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी है वो और फिर जो आपका जोन है उसमें जो वैकेंसी अवेलेबल रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप जिन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे वो पोस्ट के विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर वो सभी पोस्ट देखने को मिलेगी। आप उनकी प्रेफरेंस दे देंगे कि मैं इस पोस्ट को पहले नंबर पर रखना चाहता हूँ और उसको दूसरे पर। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। पहले इसमें आपको कुछ और नहीं, सिर्फ ये भरना कि आप कहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं, आपकी सिटी का नाम। उसके बाद में आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने जानकारी भरी है वो आपको सभी चेक कर लेनी है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक अंतिम मौका है। अगर आपने एक बार यहाँ से सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा फाइनल। इसके बाद में फिर आपको फीस जमा करनी होगी और अगर आप फिर इसमें कोई चेंजेस करना चाहेंगे तो एक बार फीस जमा करने के बाद जब आपको एडिट का टाइम मिलेगा, मॉडिफिकेशन का टाइम मिलेगा, तभी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस बीच में आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको जरा सा भी डाउट हो कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो कैंसिल करके अपने फॉर्म को अच्छे से चेक करके इस वाले ऑप्शन पर आइएगा और तभी जा करके अपनी फीस को जमा करिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग आपकी आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।